आपको मैं अपने हाथों में कुछ पन्ने लेकर दिखूंगा। इन पन्नों का आधार अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा खुलासा आज हमारे देश में हुआ है और किस तरह से आतंकवाद हमारे देश में अपने जड़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उससे पहले ये खुफिया एजेंसियों की नज़र में आ गया। ये जानकारी हम आपके साथ आज साझा करेंगे। आतंकवाद का वैसे तो कोई धर्म नहीं होता है, ये हम बार बार बताते भी हैं, लेकिन कोई जानबूझकर आतंकी नहीं बनता, ये भी हम कहते हैं, लोगों से सुनते हैं। आतंकी तो भटके हुए नौजवान हैं जो बेरोजगारी और गरीबी की वजह से आतंकी संगठनों का दामन थाम लेते हैं। लेकिन ये सोच रखने वाले लोग इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ गए, जो आतंकियों को परिभाषित करते हैं, जिनकी नजर में आतंकी भटके हुए नौजवान हैं, गरीब हैं और वो कई सारी मुसीबतों से जूझते हैं। इसी वजह से कई बार उन्होंने गलत फैसला ले लिया, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में आपने तथाकथित बुद्धिजीवियों या फिर कुछ डिजाइनर पत्रकारों के मुंह से ऐसे न जाने कितने जुमले सुने होंगे। दरअसल इस देश में जब जब आतंकवाद पर चर्चा होती है या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो एक खास तरह का इकोसिस्टम अपने खोल से बाहर निकल आता है और ये इकोसिस्टम आतंकवाद को अशिक्षा, बेरोजगारी या गरीबी से जोड़कर इसे धार्मिक मुद्दा, धार्मिक की जगह सामाजिक मुद्दा बनाने का प्रयास करता है कि इसमें धर्म एंगल नहीं होना चाहिए, ये तो सामाजिक द्वेष है, सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक दिक्कत है। लेकिन आज हम आपको इसी आतंकवाद का एक दूसरा सच बताएंगे और यकीन मानिए, ये सच जानकर आप हैरान ही नहीं परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कट्टर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस किस तरह भारत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में जुटा है और इस अभियान में उसका साथ कोई जाहिल, गवार, अनपढ़ नहीं दे रहा है। गज़वाए हिंद के उसके मिशन में पढ़ी लिखी, आलिम यानी माने जाने वाली बिरादरी भी शामिल है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने महाराष्ट्र के पुणे से अदनान अली नाम के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया और ये उसी गिरफ्तारी केस से जुड़े जानकारियों को हम साझा कर रहे हैं। डॉक्टर अदनान अली पर खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए काम करने का आरोप है। डॉक्टर अदनान अली के घर की तलाशी के दौरान जांच एजेंसियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े संबंधित कई दस्तावेजों के साथ दूसरी आपत्तिजनक सामग्री मिली है। एनआईए की शुरुआती जांच के अनुसार डॉक्टर अदनान अली सरकार आईएसआईएस के लिए युवाओं की भर्ती का अभियान चला रहा था। इसके अलावा वो अपने दूसरे साथियों के साथ भारत में आतंकी हमलों की साजिश भी रच रहा था और एनआईए ने डॉक्टर अदनान पर देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र आईएसआईएस नेटवर्क के मामले में ये अब तक की 5वीं गिरफ्तारी है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खुफिया जानकारी के आधार पर इसी वर्ष 28 जून को मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी। शुरुआती जांच में यह पता चला कि महाराष्ट्र में आईएसआईएस का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है जो इस खूंखार आतंकी संगठन के मंसूबों को भारत में फैलाना चाहता है, जिसके बाद एनआईए ने मुंबई, पुणे और ठाणे में छापेमारी करते हुए 4 संदिग्ध आतंकियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अदनान से पहले गिरफ्तार हुए इन संदिग्ध आतंकियों की पहचान मुंबई के ताबिश नासिर सिद्दीकी, पुणे के जुबैर नूर मोहम्मद शेख उर्फ अबू नुसेबा, ठाणे के शर्जिल शेख और जुल्फिकार अली बड़ौदावाला के रूप में हुई है। एनआईए के अनुसार ये चारों आतंकी देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को तोड़कर भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगे थे और इसलिए मुंबई और महाराष्ट्र में स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। यही नहीं, शुरुआती पूछताछ में यह भी पता चला कि ये लोग कई और लोगों को भी अपने साथ शामिल कर चुके हैं और उन्हें आईईडी बनाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। एनआईए के अनुसार इन संदिग्ध आतंकियों ने आईईडी और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ नाम की एक किट तैयार रखी थी और इस किट को वो अपने स्लीपर सेल में बांटते थे ताकि वो किट के जरिए खुद ही आईईडी बनाना और हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ले सके। यही नहीं, गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को बरगलाने के लिए भड़काऊ वीडियो बनाकर पोस्ट करते थे, साथ ही भड़काऊ लेख भी लिखते थे।
जिन्हें आईएसआईएस की मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद में छापा जाता था। और आरोप यह भी है कि इस काम में डॉक्टर अदनान अली भी इनके साथ शामिल था, जो कथित बुद्धिजीवी आतंकवाद को गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से जोड़कर देखते हैं। उनको कम से कम अभी तक समझ जाना चाहिए था कि हम आपको क्या बता रहे हैं, और उनको ये जान भी लेना चाहिए कि डॉक्टर अदनान अली ना तो गवार था, ना ही बेरोजगार, वो एक बेहद नामी डॉक्टर है। और उसने वर्ष 2001 में पुणे के बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था। वर्ष 2006 में उसने इसी कॉलेज से एनेस्थीसिया पर मास्टर यानी कि एमडी किया। इसके अलावा उसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और जर्मन जैसी भाषाओं का भी अच्छा खासा ज्ञान है। डॉक्टर अदनान अली को 16 वर्ष का अनुभव है और वो बतौर एनेस्थेसिस्ट वहां पे कई प्रतिष्ठित अस्पतालों के साथ काम कर चुका है। छापेमारी के बाद जी मीडिया पुणे के कोंधवा में अदनान अली के घर पहुंचा और उसके परिजनों से बातचीत की कोशिश की, लेकिन उनके परिजनों ने उसके बारे में बात करने से साफ इनकार कर दिया। ठीक है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज गेट आउट। ठीक है, थैंक यू। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप चले जाइए, नहीं चाहिए हमको। इसिस के महाराष्ट्र मॉड्यूल का पर्दाफाश एनआईए ने किया है, जिसके तहत पुणे से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पुणे के कोंडवा इलाके में परमार पवन नाम की बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है। इस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 304 में डॉक्टर अदनान अली रहते हैं और जिनके घर पर छापा मारा गया, जिनके घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बरामद किए गए और साथ ही डॉक्टर अदनान को भी गिरफ्तार किया गया है। एनआईए का आरोप है कि डॉक्टर अदनान आतंकी गतिविधियों में शामिल है, खास करके आतंकी गतिविधियों में, आतंकी संगठन में युवकों की भर्ती के काम में वे जुटे हुए थे। हालांकि डॉक्टर अदनान पुणे के मशहूर कॉलेज से पढ़े हुए हैं और पुणे के कई जाने माने अस्पतालों में वे एनेस्थीसिस्ट यानी भूल तज्ञ करके काम करते थे, लेकिन आज उनका ये अलग रूप सामने आया है, जिसके तहत उन्हें अरेस्ट की गई है। कैमरामैन नितिन के साथ अरुण मेहत्र, जी मीडिया, कोंडवा, पुणे। अब आप ये सोच भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, जो आतंकी का कोई धर्म नहीं होता ये कह के बार बार छाती पीटते हैं। गरीबी, मजबूरी, लाचारी, बेबसी, अज्ञानता, अनपढ़ होना, ये तमाम वजह है, इस वजह से वो भटक जाता है और आतंकी बन जाता है। उनसे ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि ये कौन है? ये तो अच्छे खासे तालीमदार है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। अब जरा सोचिए, ये कौन सी विचारधारा है? ये कौन सी विचारधारा है जिससे प्रभावित होकर एक नामी गिरामी डॉक्टर आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन का हिस्सा बन गया? यहां यह दलील बिल्कुल नहीं दी जा सकती है कि वो कोई कम पढ़ा लिखा या ऐसा इंसान था जिसे आसानी से बरगलाया जा सकता है। और ये कोई पहला मामला भी नहीं है, ये भी आप जानते हैं। चलिए थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं आपको। इससे पहले पिछले वर्ष 3 अप्रैल को अहमद मुर्तजा नाम का एक आतंकी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमले का प्रयास करता है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं उसकी। और उसे रोकने की कोशिश में यूपी पुलिस का एक जवान घायल भी हो गया था। अहमद मुर्तजा हाईली क्वालिफाइड था, बहुत पढ़ा लिखा था और उसने आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और वो बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुका था। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो आईएसआईएस के आतंकियों के संपर्क में आया और फिर उनके भड़काऊ विचारों से वो इतना प्रभावित हुआ कि खुद आतंकी बन गया। अहमद मुर्तजा को विशेष अदालत देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अपराध में फांसी की सजा सुना चुकी है। इसी तरह इसी वर्ष फरवरी में जयपुर में एनआईए की एक विशेष अदालत ने मोहम्मद सिराजुद्दीन नाम के एक आतंकी को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अपराध में 7 वर्ष की सजा सुनाई थी। मोहम्मद सिराजुद्दीन कोई आम आदमी नहीं था, वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सीनियर मार्केटिंग मैनेजर था और एनआईए के अनुसार सिराजुद्दीन भी आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए भर्तियां करता था और इसके लिए वो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का इस्तेमाल करता था। यानी अब सिर्फ अनपढ़ या जाहिल की आईएसआईएस और अलकायदा जैसे इस्लामिक आतंकी संगठनों की कट्टर विचारधारा से प्रभावित होने वाली जो बातें की जाती है वो मनगढ़ंत है।
मनगढ़ंत है, सिर्फ एजेंडा सेट करने की बातें हो जाती है, क्योंकि पढ़े लिखे और समाज में बुद्धिजीवियों की हैसियत रखने वाले लोग भी धार्मिक कट्टरता की चपेट में हैं और मजहब के नाम पर आतंक का दामन थाम रहे हैं। और ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कुछ एजुकेटेड लोग जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, वो भी इनसे प्रभावित हुए जा रहे हैं। अगर आपको याद हो कि जो अमेरिका में 9/11 हुआ था, उसमें भी जो 2 प्लेन्स उन्होंने उड़ाए थे, 4, वो चारों के चारों टेररिस्ट थे। 2 सक्सीड किए, 1 मारा गया और 1 टेक ऑफ नहीं कर सका। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं कि जो एजुकेटेड लोग हैं और वो इस राइट विंग रेडिकल थिंकिंग की तरफ प्रभावित हो रहे हैं, तो ये हमारा एक सोचने का विषय है। ये वाइट कॉलर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और जो बड़े जबरदस्त तरीके से हर जगह पे फल फूल रहे हैं और इनको पहचानना भी बहुत मुश्किल है। परंतु चूंकि ये पढ़े लिखे हैं और ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और इनके हाथ में जब पैसा आता है तो ये उसके ऊपर बहुत जो इनकी एग्जीक्यूशन है वो एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से होती है और इन कारनामों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक पहलू है भारत में आईएसआईएस की एंट्री, क्योंकि यहां जो लाइन लिखी हुई है उसमें आप देखिए 1 को और अरेस्ट किया गया और यहां पर एनआईए कहता है कि टोटल 5 अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। और ये कौन है? ये वो हैं जो आईएसआईएस के साथ जुड़े हुए, उनका कनेक्शन है, यानी भारत में आईएसआईएस की एंट्री ये करवा चुके हैं। वर्ष 2014 में जब इस आतंकी संगठन ने सीरिया में कोहराम मचाया था, तब इसे पूरी दुनिया में खतरे के रूप में देखा गया था और उस समय कुछ बुद्धिजीवियों और नेताओं ने कहा था कि भारत का सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है कि यहां आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन एंट्री ही नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ वर्ष बीतते बीतते ये सिनारियो यानी ये तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और एनआईए की ये ताजा गिरफ्तारियां बता रही है कि देश में आईएसआईएस न सिर्फ एंट्री कर चुका है बल्कि तेजी से अपनी जड़ें भी जमा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 में भारत के कई राज्यों में आईएसआईएस की मौजूदगी और उसकी सक्रियता की पुष्टि की थी। कुछ समय पहले भी गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया था कि आईएसआईएस केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में काफी सक्रिय है, खास करके दक्षिण भारतीय राज्यों में। और अब यह खतरा बढ़ता ही जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भी भारतीय युवाओं में कट्टरपंथ के प्रसार की पुष्टि की गई थी और इस रिपोर्ट में जो कहा गया वो सुनिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आईएसआईएस और अल-कायदा के कई मेंबर कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में मौजूद हैं, जो कि इस्लामिक चरमपंथी मानसिकता के शिकार हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड पे सीआरपीएफ की कंपनीज को, आरआर को या ऐसे कंपनियों को लगा करके हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शहरियों के बीच में मिले हुए हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो इंटेलिजेंस का तंत्र है वो बहुत मजबूत हो और इन लोगों को एलिमिनेट करें। मैं बार बार बोलता हूं, इनको पकड़ करके कोर्ट में, पुलिस के पास लाके कोर्ट में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो एंटी नेशनल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, उसको हमने कोई रियायत नहीं बरतनी है। कैपिटल पनिशमेंट एंड अदरवाइज मींस नथिंग। दरअसल भारत में आईएसआईएस का टारगेट गजवाए हिंद को अंजाम देना है और मध्य प्रदेश के रतलाम से लेकर बिहार के फुलवारी शरीफ तक हुई छापेमारी में एनआईए को ऐसे कई दस्तावेज मिले जिसमें गजवाए हिंद यानी कि भारत के खिलाफ जंग और भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का जिक्र था। गजवा ए हिंद का अर्थ है भारत के खिलाफ निर्णायक जंग, ऐसी जंग जिसके बाद भारत में इस्लाम की सत्ता कायम हो जाएगी और भारत में शरीयत का कानून चलने लगेगा। सिर्फ आईएसआईएस ही नहीं, इससे पहले अल-कायदा भी गजवा ए हिंद का ऐलान कर चुका है। उसने भारत के कई राज्यों में हमले करने की धमकी दी थी और यह भी कहा था कि वो गजवा ए हिंद को अंजाम तक पहुंचा कर रहेगा। दरअसल अल-कायदा और आईएसआईएस के आतंकवादी इस्लाम का सहारा लेकर पूरी दुनिया में खून बहा रहे हैं और वो यही काम भारत में भी करना चाहते हैं और इसलिए दुनिया भर के आतंकवादी संगठन जब भी भारत के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं तो गजवाए हिंद का जिक्र जरूर आता है। इस्लाम धर्म में गजवा शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता है और हिंद का मतलब हिंदुस्तान से है, यानी गजवाए हिंद का अर्थ हुआ हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें ये मानती है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का विस्तार
अगर कहीं सबसे बड़ा रुकावट कोई है तो वो हिंदुस्तान ही है। और अगर पूरी दुनिया को इस्लामी झंडे के नीचे लाना है तो गजवाए हिंद बहुत जरूरी है। यानी जिस दिन भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा उस दिन गजवाए हिंद को सफल माना जाएगा। और ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दें, बल्कि गजवाए हिंद का उल्लेख इस्लाम की प्रमुख हदीसों में भी है। इस्लाम धर्म में कुरान के बाद हदीस को सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना गया है। इसमें यह बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और उनके वैचारिक सिद्धांत क्या थे। कुल 4 हदीस ऐसी हैं जिनमें गजवाए हिंद का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। इसमें एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब के सहाबी यानी सहयोगी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ से एक लश्कर रवाना होगा। यहाँ उम्मत का अर्थ किसी मुस्लिम राष्ट्र या मुस्लिम समुदाय से है। और इसी हदीस में आगे हजरत अबू हुरैरा ये भी कहते हैं कि अगर मुझे गजवा यानी युद्ध में शामिल होने का मौका मिले तो मैं शहीद कहलाऊंगा, और अगर बच गया तो वो अबू हुरैरा बन जाऊंगा जिसे अल्लाह ने जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया होगा। इसी से मिलती जुलती एक और हदीस में ये लिखा है कि तुम्हारा एक लश्कर हिंद से जंग करेगा और मुजाहिदीन वहां के बादशाह को बेड़ियों में जकड़कर लाएंगे, और फिर जब वो वापस पलटेंगे तो हजरत ईसा को श्याम में पाएंगे। और यहाँ श्याम का अर्थ है मौजूदा सीरिया देश। पूरी दुनिया में 1,500 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े आतंकवादी संगठन हैं जो इस्लामिक कट्टरवाद से प्रेरित हैं। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि इन सभी आतंकवादी संगठनों में अपने एजेंडे में गजवाए हिंद को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है। यानी इस्लामिक कट्टरपंथियों की सबसे बड़ी ख्वाहिश भारत को जीतकर उसे इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है। और इसके लिए ये संगठन आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कहते, बल्कि उनके लिए गाजी शब्द का इस्तेमाल होता है। यानी वो योद्धा जो इस्लाम धर्म के लिए युद्ध करते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया में ऐसे इस्लामिक धर्म गुरुओं की कोई कमी नहीं है जो ऐसी कट्टर विचारधारा का न सिर्फ समर्थन करते हैं बल्कि उसका प्रचार भी करते हैं। ये धर्म गुरु ISIS जैसे आतंकी संगठनों का विरोध करने की जगह एक तरह से उनकी विचारधारा का प्रचार करते नजर आते हैं। और जब लोग ऐसे धर्म गुरुओं और प्रचारकों के कट्टर विचारों को सुनते हैं तो उनके दिमाग में भी धीरे धीरे उस तरह की कट्टरता भर जाती है। आज इंटरनेट पर इस तरह के न जाने कितने वीडियो और लेख मौजूद हैं जिनको टूल बनाया जाता है और उनके जरिए ये आतंकी संगठन लोगों को कट्टर बना रहे हैं और फिर उन्हें अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं। गोरखपुर का अहमद मुर्तजा इसका सबसे सटीक उदाहरण है। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी ताकत से ऐसी कट्टर ताकतों के खिलाफ लड़ रही है और उन्हें रोक भी रही है, लेकिन आज जरूरी है कि एक समाज के तौर पर भी हम जागरूक हों। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम जागरूक हों ताकि कट्टरपंथी विचारों से मिलकर लड़ा जा सके। और इसलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी थी कि आप सजग रहें, आप जागरूक रहें। Zee News.